और मुझे लगता है कि ऊपर वाले से डरने वाली कौम किसी पार्टी या किसी नेता से नहीं डरती। शराब को भी धीरे धीरे खत्म करेंगे, इसे भी कम करेंगे। निपटाने वाले लोग बहुत आगे तक नहीं चल पाते, लेकिन न मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, न त्रिवेंद्र सिंह रावत एक मुख्यमंत्री हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने गैरसैंण को लेकर बड़ा कदम उठाया। ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा देने के बाद उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी के लिए देहरादून को प्रपोज किया है। क्या पार्टी और सरकार में कुछ मतभेद था इसको लेकर, या बीच में कुछ बातें अजय भट्ट जी की ओर से उठी? नहीं, कभी कोई मतभेद नहीं रहा। हमने शुरू से ये कहा था कि हम सत्ता में आए तो हम गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे, और ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जब माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की वो कितने भावुक हो गए, वो रोने लगे। और हमने वो भी देखा कि ये भावनात्मक मुद्दा था, और वो घोषणा हुई, ये स्वर्ण अक्षरों में त्रिवेंद्र जी का नाम लिखा गया कि उन्होंने गैरसैंण को राजधानी घोषित कर दिया। हम ये कह सकते हैं कि राजधानी गैरसैंण 2 दिन में नहीं बनेगी, उसके लिए एक बड़ा विजन चाहिए, एक सोच चाहिए। उस सोच को धरातल पे उतारने के लिए अधिकारियों का एक पूरी टीम चाहिए। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25,000 करोड़ रुपए उसके लिए प्रावधान रखा है कि हमारे इतने वक्त में ये एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और एक खूबसूरत राजधानी कैसी हो वो हमें दिखाई देगी। मुझे लगता है कि यहाँ तक तो आ गए कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई। अब आगे क्या बनेगी ये वक्त पे ऊपर छोड़ दीजिए, अब इससे पीछे तो नहीं आ सकते ना, इससे आगे बढ़ना है। और मुझे लगता है कि जब भावनात्मक मुद्दा होता है और आपको मालूम होता है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए बताने की बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ गवर्नेंस के थ्रू उन्होंने कहा है कि हम सारा काम, क्योंकि अब आजकल सब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सब कुछ कंप्यूटर्स पे हो रहा है, तो पेपर भी बचेगा और सब कुछ गवर्नेंस हम चलाएंगे। मुझे लगता है कि खूबसूरत राजधानी वहीं बैठे हुए अधिकारी और बेहतरीन खूबसूरत राजधानी एक कैसे बने, उसकी दिशा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत खूबसूरत पहल की है और लोगों ने उसे सराहा भी है। आर्थिक तौर से बहुत ज़्यादा सशक्त न होने के बावजूद एक कमज़ोर राज्य की श्रेणी में हमारी गिनती होती है आर्थिक मामलों में जी। इन हालातों में 2 स्थानों पर राजधानी को विकसित करने पर जो और ज़्यादा आपके पास आर्थिक बोझ पड़ेगा, उसको कैसे निर्वहन किया? देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो खर्च की चिंता करते हैं, एक वो जो कमाई की चिंता करते हैं। मेरे मुख्यमंत्री कमाई की चिंता कर रहे हैं, इसलिए तो हमने इन्वेस्टर समिट कराया, इंडस्ट्रियल समिट कराया, जिसमें 1.25 लाख करोड़ के MOU हुए। और हमारी बदकिस्मती समझ लीजिए कि कोरोना आ गया, नहीं तो आज हम बहुत कुछ कहने की और बहुत कुछ बताने की स्थिति में होते, और वो दिन दूर नहीं है। हमारा विजन क्लियर है, हमें मालूम है कि पहाड़ पे कोई जगह नहीं बचेगी। इतना खूबसूरत है मेरा उत्तराखंड कि यहाँ सिर्फ पर्यटक आ जाएं, तीर्थ यात्री हमारे आ जाएं, तो हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे मुख्यमंत्री ने तो कहा कि हम शराब को भी धीरे धीरे खत्म करेंगे, इसे भी कम करेंगे, और जो डिपेंडेंसी है हमारी शराब के ऊपर, हम धीरे धीरे इसे कम करेंगे। हमने शराब को अभी बैसाखी माना है कि अभी हमारे पैर कमजोर हैं, हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसलिए अभी हम बैसाखी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारा तीर्थाटन, हमारा पर्यटन, हमारा इंडस्ट्रियल एरिया मजबूत खड़ा हो जाएगा, हम धीरे धीरे बैसाखियों को हटा देंगे। तो हमारा मत बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी नीयत साफ है, हम ये मानते हैं, हमारा विजन क्लियर है, और हमने दुनिया को एक अलग खूबसूरत अपनी पहचान जो हमारी है, जो देवभूमि की उत्तराखंड की अपनी पहचान है कि यहाँ का कंकर शंकर है, यहाँ ये देवभूमि है, यहाँ ईमानदारी बस्ती है, यहाँ के लोग देवतुल्य माने जाते हैं, हम अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं। मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि लोग देखेंगे कि हम कितनी तेज़ी से बुलंदियों को छुएंगे और एक अपनी अलग पहचान पूरी दुनिया में उत्तराखंड को लोग जानेंगे, पूरी दुनिया में हमारी एक अलग पहचान होगी। मुझे लगता है कि बहुत मजबूत हाथों में और बहुत ईमानदार हाथों में इस वक्त उत्तराखंड है, और माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में जिस तरह से खामोशी के साथ उत्तराखंड ने बड़ी छलांग लगाई है, वो चाहे अलग अलग क्षेत्रों में हो, हम सब देख रहे हैं सामने हमारे अंदर कितनी क्षमताएं हैं। नहीं, आपकी पहचान एक अल्पसंख्यक नेता के तौर पर भी होती है, पार्टी में भी और सरकार में भी। क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार जो अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाएं चल रही थी, उनको कितना आगे ले पहुंचा पाए हैं? देखिए, मैं ये बात बड़ी ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ।
ठीक है कि हम आज अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं। मेरी पार्टी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक पे विश्वास नहीं करती। जब मैंने आपके सामने ये कहा कि यहाँ तो अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति की बात होती है, और यहाँ जब हम ये कहते हैं कि ये देवभूमि है, और देवभूमि का जो उत्तराखंड का मुसलमान है, आप इसे दूसरे स्टेट के मुसलमान से कंपेयर नहीं कर सकते। ये मुसलमान एक अलग तरह का मुसलमान है। ये यहीं की परंपराओं में, यहीं के शिष्टाचार में, यहीं रचा बसा हुआ है। इसकी पहचान औरों से अलग है। यहाँ की आज भी बहुत सारी परंपराएं हमारी ऐसी हैं। अगर आप जाके देखेंगे केदारनाथ की आरती किसने लिखी, वो कौन गाता है उसे, तो हमारे यहाँ तो हमारे एक तरफ गंगा है, दूसरी तरफ यमुना है, और गंगा जमनी तहजीब के मुहाफिज भी हम हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत खूबसूरत प्रदेश। और मैं लगातार इस बात को कहता हूं कि आज कहीं ना कहीं हमारा राजनीतिकरण हुआ, लोगों ने हमें डरा के वोट की एक अलग राजनीति की, जिस कम्युनिटी से आप और हम आते हैं, उन्हें डराने का काम किया। और मुझे लगता है कि ऊपर वाले से डरने वाली कौम किसी पार्टी या किसी नेता से नहीं डरती। हम ईमानदारी के, सच्चाई के साथ हैं, और वो नेता, वो पार्टी जो आपको ईमानदारी से आपके राइट्स दे रही है, एक चूं तक नहीं कही आपसे, और पूरी ईमानदारी से आपको 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस आपको दे दिया, हेल्थ कवर आपको दे दिया, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप ईमानदारी में त्रिवेंद्र सिंह रावत का साथ दें? क्या उस कम्युनिटी की जो हमसे आज तक, जिसे अलग थलग करके रखा गया, जिसे गुमराह करके बीजेपी के खिलाफ खड़ा करके रखा गया, अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है कि तमाम योजनाओं में आपका हक बराबर है, चाहे वो हेल्थ योजना हो, उसमें भी आपको एक निगाह से देखा गया, चाहे वो आपका आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जिसमें जितने मकान लोगों को दिए गए, आपको आपका बराबर हक दिया गया, उज्ज्वला योजना हो, उजाला योजना हो, तमाम योजनाएं, केंद्र की जितनी है योजनाएं, सब में आपको ईमानदारी से रखा। हम ईमानदारी दिखा रहे हैं, तो ईमानदारी दिखा रहे हैं, हम रामराज की बात करते हैं, तो क्या आपको इस ईमानदारी के साथ नहीं आना चाहिए? अगर मेरा मुख्यमंत्री ईमानदार है, तो क्या उस प्रदेश की जनता को ईमानदार नहीं होना चाहिए? मुझे उम्मीद है कि बहुत ताकत के साथ, बहुत तेजी के साथ अल्पसंख्यक समाज हमारे साथ जुड़ रहा है, और अब पढ़ा लिखा समाज, और खासकर जो यूथ है, युवा वर्ग है, वो बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आइडल मानते हुए हमारे साथ आ रहा है। और मैं कह सकता हूं, जो सपना हमने संजोया है, एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में कुरान, ये भी इसी देवभूमि में मुझे लगता है पूरा होगा, और उसकी दिशा में हम बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। हम सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं, और हमने कोरोना में साबित किया, एकजुट होके, एक साथ खड़े होके, हमने कोरोना में भी, कोरोना की इस जंग में सब लोग साथ खड़े हुए, और हमने कोरोना को मात देने का काम किया। अभी भी कोरोना का थोड़ा सा डर मौजूद है, और मुझे लगता है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। सब लोगों ने सरकार के एक एक आदेश का पालन किया, और मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड जैसा स्टेट पूरी दुनिया में नहीं है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो बात यहां से हिमालय से जाएगी, वो कन्याकुमारी तक नहीं, वो दुनिया के अंतिम छोर तक जाएगी। और हमारे और आपके नबी ने कहा था कि यहाँ से मुझे ठंडी हवाओं की, ईमानदारी की खुशबू आती है, ये मेरा वो हिंदुस्तान है। यहाँ लोग हमें बांटने की राजनीति करते हैं, हम लोगों को जोड़ने की राजनीति करते हैं, और हम किसी से किसी मजहब के नाम पे वोट नहीं मांग रहे, हम काम के नाम पे वोट मांगेंगे। अगर हमने काम किया हो, लोगों को अटल आयुष्मान योजना का लाभ मिला हो, तो हमें वोट दे देना। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, हमें किसी को, ना हमारे जानने वाले को, ना हमें इसका लाभ मिला है, तो हमें वोट मत देना। आप पार्टी की प्रवक्ता भी हैं, और 2016 में हरीश रावत जी की सरकार थी, वहाँ बगावत हुई, बड़ी संख्या में 10 विधायक टूट के आपके यहाँ आ गए, वे चुनाव लड़े, कुछ जीत गए, मंत्री बन गए। अब सरकार में और उन जिनको बागी लक़ब दिया गया है, उनमें कुछ मन मुटाव चल रहा है। पार्टी किस रूप में देखती है उनको? मेरी पार्टी में कभी कोई मनमुटाव हुआ ही नहीं है। दिक्कत यह है कि लोगों को लगता है, मैंने तो नहीं सुना यशपाल आर्य जी का कोई मनमुटाव है, विजय बहुगुणा जी का कोई मनमुटाव है। मैंने नहीं सुना कि कभी संदीप वो जो हमारे प्रदीप बत्रा हैं, उनका कोई मनमुटाव, किसी नेता का कहीं से कहीं तक कोई मनमुटाव नजर नहीं आया। कभी वो कैबिनेट में मंत्री हैं, उन्होंने कई बार, छोटी मोटी बात परिवार में भी हो जाती है, उससे मनमुटाव नहीं कह सकते। अगर मनमुटाव होता, जो पार्टी छोड़ के अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे के आ गए, उसे कहते हैं मनमुटाव।
हमारे बीच में कोई बात हो जाए, मैं अपने पद पे बना हुआ, आप अपने पद पे बने हैं, तो इसका मतलब कोई मनमुटाव नहीं है। हाँ, हर आदमी कुछ बेहतर करना चाहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी सी चीजें कई बार हो जाती है। मनमुटाव उसे कहते हैं कि कोई कुछ, एक नेता कुछ बोल रहा है, उन्हीं की बात के ऊपर हरीश रावत जी की बात पे इंदिरा हृदय कुछ बोल देती हैं और प्रीतम सिंह जी कुछ बोल देते हैं, उसे कहते हैं मनमुटाव। मेरी पार्टी में कोई मनमुटाव न कभी था न कभी होगा। हम एक वैचारिक पार्टी हैं और यहां एक ही लाइन चलती है और वो होती है कमल, कमल और कमल। माननीय सतपाल महाराज जी 2 कैबिनेट बैठकों में नहीं आए। मैं 2-3 उदाहरण दे रहा हूँ, उसके बाद का जवाब दूंगा। जी, सतपाल महाराज जी 2 या 3 कैबिनेट बैठकों में शामिल नहीं हुए। अभी नयार घाटी में एक फेस्टिवल का उद्घाटन हुआ जो पर्यटन विभाग का कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया, सतपाल महाराज जी को पहुंचना था, इश्तहारों में उनका नाम था, उनकी अध्यक्षता में होना था, नहीं पहुंच पाए। दूसरा, विजय बहुगुणा जी को राज्यसभा भेजे जाने की एक प्रबल दावेदारी जताई गई थी क्योंकि वो बगावत करने वालों के रहनुमा के तौर पर भाजपा में आए थे। 4 साल हो गए उनको पार्टी में आए, उनको कोई ओहदा नहीं मिला, उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया। दूसरे, हरक सिंह रावत जी का जो पद था उसको कम करने की कोशिश की गई। तीसरा, सतपाल महाराज जी के जो डिपार्टमेंट हैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इन हालातों को देखते हुए लग रहा है कि पार्टी अब जो बागी थे उनको थोड़ा सा कम कर रही है आगे आने वाले चुनाव के लिए। ये आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। ये जो भाषा है, नहीं मैं बात, ये कांग्रेस की भाषा है, कांग्रेस के नेताओं की भाषा है जो आपने बोली। मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ कि कांग्रेस के नेता ऐसा बोलते हैं, लेकिन आपको 2 बातों को समझना पड़ेगा। कभी ऐसा तो नहीं होता कि कैबिनेट हो रही है, सारे कैबिनेट के लोग वहाँ पहुँच जाए, नहीं पहुँच पाते कई बार, लेकिन कैबिनेट का कॉलम पूरा होना चाहिए, वो हमेशा रहता है। दूसरी बात, सतपाल जी महाराज जब नयाल घाटी में एक एडवेंचर टूरिज्म का एक 3 दिन का एक मेला लगता है, तो उसमें सतपाल जी महाराज नहीं होते क्योंकि वो दिल्ली होते हैं, और वो क्योंकि पर्यटन मंत्री हैं तो उनका विभाग है, तो उनका नाम ना आए तो मुमकिन नहीं है। तो कई बार हालात होते हैं और मुख्यमंत्री सारे विभागों के अध्यक्ष होते हैं, तो मुख्यमंत्री पहुंच गए तो बाकी लोग भी पहुंच जाएंगे, क्या किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया? लेकिन कांग्रेस, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, कांग्रेस जो कुछ कर नहीं पाई, कांग्रेस जो अपने तमाम मोर्चों के ऊपर विफल रही, वो तो कम से कम उससे तो उम्मीद नहीं कर सकते कि उनके नेता ये कहें कि नहीं बहुत अच्छा काम सरकार कर रही है। उन्होंने तो हमारी अटल आयुष्मान योजना को तक नहीं सराहा। 2022 का चुनाव बिल्कुल करीब आ गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। आपके सामने क्या चुनौती है एज ए पार्टी प्रवक्ता के तौर पर? देखिए, हम तो बिल्कुल चुनौती कांग्रेस को मान ही नहीं रहे हैं, और हम ये मानते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस में धड़ेबाजी साफ साफ नजर आ रही है, कांग्रेस शायद विपक्ष की भूमिका भी, जो एक सचेतक की भूमिका थी, उसे निभाने में भी कामयाब नहीं रही है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम 57 से 58 हो जाएंगे, 56 नहीं होंगे, और कांग्रेस को हम इकाई पे समेटेंगे। दहाई पे भी कांग्रेस नहीं आ पाएगी, क्योंकि कांग्रेस तो विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाई। कांग्रेस के पास एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो वो हमारे खिलाफ ढूंढ के ला सके। और मुझे लगता है कि जिस ईमानदारी के साथ ये सरकार चली और लोगों ने जो विश्वास माननीय मोदी जी और माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के ऊपर दिखाया, मुझे लगता है कि हमने वो डिलीवर करने की कोशिश की। और ये कह सकते हैं कि जो देवभूमि का एक मान सम्मान था, उस सम्मान को वापस लाने का काम माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस के पास तो बहुत कुछ बचा नहीं है, और राजनीति है, चुनाव होता है। जनता ने जितने चुनाव हमने लड़े, नगर निगम से लेके नगर पंचायत, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सारे चुनावों में ऐतिहासिक जीत, चाहे वो उपचुनाव हुए हों, तमाम चुनाव में, लोकसभा के चुनाव हुए 5 आउट ऑफ 5, ये कहते थे दोबारा रिपीट नहीं करते, 5 एक बार एक को मिलती है, अगली बार दूसरे के पास चली जाती, लेकिन 100% परफॉर्मेंस माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की रही। और मैं ये कह सकता हूं कि बड़ी ईमानदारी के साथ हमारे सारे मंत्री, मेरे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय बंशीधर भगत, जिस ताकत के साथ लग के तमाम एक नेता हमारे काम कर रहे हैं, और हमारा जो संगठन की रीति नीति, हमारा एक एक कार्यकर्ता वो समर्पित कार्यकर्ता है, और वो जी जान से, हमारे आपस में क्लैश हो सकते हैं, लेकिन हमारा चेहरा हमेशा से कमल का फूल था, कमल का फूल है। और आपकी कई लोगों की नज़रों में ये हो सकता है कि लोग ये सोच रहे हो कि त्रिवेंद्र सिंह रावत इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन न मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, न त्रिवेंद्र सिंह रावत एक मुख्यमंत्री हैं। ये एक विचार है, उस विचार के रूप में माननीय वो विचारों से ओत प्रोत लोग हैं
जो उस जिंदगी को जी के आए हैं, वो चाहे माननीय मोदी जी हों, वो चाहे माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत हों, ये हमारा वो चेहरा है जो एक विचार पे चल रहा है। और मुझे लगता है कि वैचारिक हमारे बीच में कहीं मतभेद नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि सारे लोगों को, क्योंकि जब परिवार बड़ा हो जाता है तो सब लोगों को जिम्मेदारियाँ नहीं मिल पाती, तो कुछ लोग इस बात से ज़रूर नाराज़ हो सकते हैं कि यार फला को जिम्मेदारी दे दी, अगली मुझे नहीं मिली। तो ये हमारा कुछ व्यक्तिगत मैटर्स हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक बात और अच्छी कही, जो मुझे पर्सनल कही, मुझे अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को इस सरकार में जिम्मेदारी मिल गई, एक बार मिल गई, उन्हें ये ज़रूरी नहीं है कि उन्हें आगे भी जिम्मेदारी मिलेगी। आगे हमारे और कार्यकर्ता हैं, तो और नए कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारियाँ मिलेंगी, और लोग नए राज्य मंत्री बनेंगे, और लोग प्रवक्ता बनेंगे, और लोग संगठन में आएंगे, और लोग सरकार में आएंगे। तो सब लोगों को एक एक करके मौका मिलेगा, क्योंकि हम बहुत बड़ा परिवार हैं। हम कोई पारिवारिक मामलों पे नहीं चलते कि मेरे पिता थे, मेरे दादा थे तो मैं भी बनूंगा। ये हमारी पार्टी में नहीं होता। विधायक का बेटा विधायक ही बनेगा, ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। हम एक विचार को लेकर चल रहे हैं, और हम ये मानते हैं कि हम रहें या ना रहें, ये देश रहना चाहिए। हम नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट के सिद्धांत को लेकर चलते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ, जो हमने सोचा था, लगातार एक एक करके सारे सपने साकार हुए। चाहे वो राम मंदिर का विषय हो, चाहे वो एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान का मामला हो, तमाम मामले एक एक करके धारा 370 35 हटा दी, जो 3 तलाक वाला जो कुप्रथा थी उसे हम लोगों ने कहीं ना कहीं ख़त्म किया। शुरू में मुसलमान उसका विरोध कर रहे थे, आज वही मुसलमान हैं। हमारे पास लगातार फ़ोन आते कह रही है अच्छा हो गया। और इससे जो रिसर्च आई है वो ये कहती है कि कितना बड़ा निर्णय लिया, आज समाज को उसका फ़ायदा मिल रहा है, तलाक़ें कम हो गई। आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, किस तरह से इसको देखिए, आम आदमी पार्टी का यहाँ कुछ नहीं है, कोई नया ऐलान थोड़ी किया। इससे पहले भी तो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ चुकी है, मेयर में चुनाव लड़ चुकी है, नगर निकाय में पार्टिसिपेट कर सके हैं। पिछला चुनाव लोकसभा का उन्होंने, अनूप नौटियाल जी ने आम आदमी पार्टी से लड़ा था। अनूप नौटियाल एक रेनाउंड फेस हैं, और वो उस पार्टी को उनकी नीतियों की वजह से छोड़ के आज किनारे बैठे हैं। इसका मतलब कैसी पार्टी और क्या नया करेगी तो सब जानते हैं। जो लोग कल तक सारथी थे, जो साथ थे अरविंद केजरीवाल के, एक एक करके सब निपटा दिए। निपटाने वाले लोग बहुत आगे तक नहीं चल पाते, जो जोड़ने वाले लोग हैं वही आगे तक चलते हैं। और ये देवभूमि है, देवभूमि हमेशा कुछ अलग संदेश देती है। और इस बार का मुझे लगता है संदेश यही होगा कि जो सत्य के साथ होगा, जो ईमानदारी के साथ होगा, जो इंसाफ के साथ राम राज्य को लेके चलेगा, जो एक आंख से सबको देखेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा, हम उसी का साथ देंगे। और मुझे लगता है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में हम दोबारा एक बहुत बड़ी कामयाबी प्राप्त करेंगे, और देवभूमि में दोबारा भारतीय जनता पार्टी 2022 में एक बहुत मजबूत स्थिति में सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए शख्स से, नए मुद्दे और नई योजनाओं के साथ। धन्यवाद।